मॉर्निंग लाहौर, जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब, कैसे हैं आप लोग? मैं हर रोज़ की तरह एक नया प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो चुकी हूं और जिसमें शहर लाहौर के अहम इशूज़ के साथ साथ हम लोग आप लोगों की यानी लाहौरियों की ज़ात से जुड़े भी मुख्तलिफ मामलात को डिस्कस करेंगे अपने शो में और इसके अलावा कुछ नए मालूमात भी आपको देंगे और कोशिश करेंगे कि जनाब आपकी जो ये सुबह है ये खुशगवार और सूतमंद गुजरे। और वैसे भी खुशगवार सुबह की बात हो रही है तो इससे जुड़ी मुझे एक बात याद आ गई कि खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए हर चीज़ में बैलेंस कायम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी हर मामले में मयाना रवि कायम करना चाहिए हमें, जिसका हुक्म हमें हमारा दीन भी देता है। और क्योंकि इस्लाम दीन फितरत है तो मयाना रवि इख्तियार करना भी फितरत के ऐन मुताबिक है। और किसी भी मामले पर अगर देखा जाए ना तो बेएतदाली करना या शिद्दत पसंदी दिखाना, चाहे वो फिर खाना खाने में हो, बात करने में हो, अपनों या गैरों से मामलात बरतने की बात हो या किसी नज़रिए को फॉलो करने की भी बात हो ना, तो मयाना रवि इख्तियार करनी चाहिए। बेएतदाली ना दिखाएं और सुकून पाएं, तभी आपकी ज़िंदगी जो है वो एतदाल में और पुरसुकून ज़िंदगी गुजर सकती है। तो पैगाम के साथ, खूबसूरत से पैगाम के साथ आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। जनाब, हमारी सेहत और फिटनेस का दारो मदार हमारे ग़िज़ा और खुराक में छुपा हुआ होता है। कुछ अरसा पहले तक घी और कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं होता था, ये कुकिंग ऑयल नहीं होता था। इंसान तब भी बसते थे, खाते पीते थे और उस वक्त देसी घी का इस्तेमाल किया जाता था या मक्खन बतौर घी का इस्तेमाल होता था। कुछ जगह सरसों का तेल भी इस्तेमाल होता था और कोई कोकोनट या जैतून का तेल भी यूज़ करते थे। फिर मशीनों और केमिकल का दौर आया और हमारे खुराक में घी और कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल बढ़ता चला गया। और माहिरीन सेहत के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारियों की सबसे बड़ी वजह जो है वो घी का ज़्यादा इस्तेमाल है। और कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अगर खाना बनाने के लिए घी की जगह हम लोग ऑयल का इस्तेमाल कर लें तो शायद बीमारियों से काफ़ी हद तक हम बच सकते हैं। तो इस बात में कितनी सदाकत है, घी और ऑयल में से कम जो कौन सी चीज़ ख़तरनाक है और हमें किस तरह इसका इस्तेमाल करना चाहिए, और क्या घी और ऑयल के कोई मुतबादिल भी मौजूद हैं जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर तारिक मियाँ हैं, फैमिली फिजिशियन हैं। डॉक्टर तारिक, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आपसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, ये जो पहले ज़माने में हम देखते थे देसी घी का इस्तेमाल करते थे, सरसों का तेल, मक्खन, ये चीज़ें इस्तेमाल होती थी और अब घी और कुकिंग ऑयल की तरफ ज़्यादा हम लोग चले गए हैं, तो इसके क्या क्या नुकसानात हैं? सबसे पहले तो उस पर बात करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि डाइट के मामले में आपने ये जो आज का टॉपिक है ये बड़ा अच्छा है। बेसिकली हम देखें तो हमारे जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम खाते हैं उनमें फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन। फैट और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये हमारे लिए एनर्जी का सोर्स है। अच्छा, उसके अलावा प्रोटीन जो है वो हमारे मसल बिल्डिंग और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उसके इस्तेमाल होती है। एक कंट्रोवर्सी आई 1950s में, एक अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट था, उन्होंने एक रिसर्च की और उन्होंने कहा जी कि फैट जो है, सैचुरेटेड फैट या एनिमल फैट, ये हार्ट डिजीजेस करने में इसका मेन रोल है। ठीक है। अच्छा, वो कंट्रोवर्शियल उसके रिजल्ट थे, लेकिन ये है कि उसके बाद जितने अमेरिकन थे वो उन्होंने ये घी वगैरह और मक्खन खाना छोड़ दिया। अच्छा। और वो शिफ्ट हो गए ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ। ओके। अच्छा, कुछ अरसे के बाद वो देखा गया कि हार्ट डिजीजेस बढ़ गई, फिर भी बढ़ गई हैं। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, फिर इसके ऊपर लोगों ने रिसर्च की और काफ़ी आगे बढ़े और उन्होंने देखा कि क्या मसला क्या है, क्यों मतलब कि हो रहा है। तो देखा यह गया कि जो फैट हम बाहर से लेते हैं वो जाके वो सीधी कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाती। अच्छा। आपका कोलेस्ट्रॉल है लिवर के अंदर। ठीक है। और वो जो कार्बोहाइड्रेट्स हम इस्तेमाल करते हैं बहुत ज्यादा मिकदार में, वो कन्वर्ट हो जाता है कोलेस्ट्रॉल बनाने में। तो वो जो कोलेस्ट्रॉल है वो जाके ज्यादा, और उसमें भी फिर कंट्रोवर्सी ये आई कि बेशुमार वो देखा गया कि जिनका कोलेस्ट्रॉल LDL हाई था तो उसमें उन्होंने उनको वेजिटेबल ऑयल वगैरह दिया, ये देखने के लिए कि शायद इससे उनका कोलेस्ट्रॉल लो हो जाए
और जो HDL जो कि प्रोटेक्टिव कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ाया जाए तो मे बी, लेकिन रिजल्ट फिर भी ये आए कि वो हार्ट डिजीज पे, तो इवन कोलेस्ट्रॉल को लो करने से भी हार्ट डिजीज पे फर्क नहीं पड़ा बल्कि बढ़ गई। सही, ठीक तो है। उन्होंने देखा कि मेन कल्प्रिट जो है वो फैट नहीं है, वो कार्बोहाइड्रेट्स है। अच्छा, ओके। जी बिल्कुल। ये जो हम फिजी ड्रिंक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स जो हम पी रहे हैं, ये जो हम पैक्ड जूसेस वगैरह हैं वो पी रहे हैं, इवन जो कि नॉर्मल जो फ्रूट जूस है जी, उसमें फ्रुक्टोज है बहुत ज्यादा। बिल्कुल, जो हम लोग घर में भी जो बना जो घर में भी हम बनाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फ्रूट बनाया था खाने के लिए, हमने उसको पीने के लिए इस्तेमाल कर दिया। एक सेब आप खाएं तो आपका पेट भर जाता है, लेकिन एक गिलास सेब का जूस बनाने के लिए 4-5 आपको सेब चाहिए। ठीक है जी। तो लिहाजा अच्छा, फिर एक और चीज है, आप फैट लेंगे तो आप जल्दी खाना मुतमिन, यानी स्टाइटी आपका जो लेवल है ब्रेन में वो एक्टिवेट हो जाएगा और आप समझेंगे कि पेट भर गया। हो गया, हाँ। लेकिन कार्बोहाइड्रेट आप खाते जाएं, आप आइसक्रीम पड़ी है, आप ड्रिंक्स पड़े हैं, आप कई लोग आते हैं जी, हम तो वो 2.5 लीटर वाली पूरी बोतल जो है ना पी जाते हैं, और उसके बावजूद उनको थोड़ी देर के बाद फिर अगर वो खाना चाहें तो वो खा सकते हैं, लेकिन फैट जो है वो काफ़ी देर तक हमारे अंदर रहती है। अब देखना ये है कि मतलब हमें क्या लेना क्या चाहिए, मतलब गुड फैट और बैड फैट है, इसमें हमें कौन सी चीजें लेनी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए। इसके ऊपर ना बड़ी रिसर्च होती कि पहले आपको पता है कि घी इस्तेमाल होता था, जो बनास्पति घी जिसे कहते थे। इसमें क्या था कि उन्होंने वेजिटेबल ऑयल से सही उसकी हाइड्रोजनेशन करके वो जो अनसैचुरेटेड था उसको फुली सैचुरेट कर दिया हाइड्रोजन से, और उससे वो ऑयल तो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जो घी था वो सॉलिड फॉर्म में आ गया। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज है जिसको ट्रांस फैट कहते हैं। ठीक है। वो क्या कि उसमें उन्होंने पार्शली उसको हाइड्रोलाइज किया, उसमें फायदा क्या हुआ कि एक तो उनकी शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ गई और वो जल्दी खराब नहीं होता था, और इंडस्ट्री में ज़्यादातर लोगों ने जितने भी खाने के या पैकिंग थी उसमें वो ट्रांस फैट इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। सस्ता भी था और शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा थी, ख़राब भी नहीं होता था, स्मेल भी नहीं उसमें से आती थी। अच्छा, ये ट्रांस फैट जो है ये हमारे दिल के लिए बड़ा ही ख़तरनाक था। फिर एक और जो गलत प्रैक्टिस हमारे यहाँ शुरू हुई है वो ये है कि एक ही घी को, एक ही ऑयल को बार बार जो है ना, अच्छा उससे जो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं वो कैंसर का और बाकी कई बीमारियों का सबब बनते हैं। तो लिहाजा एक तो इस प्रैक्टिस को, और जो कि अक्सर हमारे घरों में भी इवन, लेकिन होटल्स में तो अक्सर वो होता ही है। अच्छा, ये क्या होता है कि ये बाद में जब वो उसको डीप फ्राई कर रहे होते हैं उसके बाद ये फिर जम जाता है और उसको आराम से वो फ्रिज में या किसी जगह पे रख देते हैं और अगले दिन दोबारा उसमें। अच्छा, एक और चीज है कि कई दफा तो उसको कई दफा, यानी अगर उन्होंने आज उसमें कोई चीज फ्राई की और उसका वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया तो बजाय इसके कि उसको डिस्कार्ड करें, उसी में थोड़ा सा नया डाल के और एक जो पुराना ऑयल है वो हो सकता है 10-10, 12-12 दफा इस्तेमाल हो चुका हो, और वो हमारे लिए तो बड़ा खतरनाक है, कंटेमिनेटेड हो जाता है, उसको ये कह सकते हैं, वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हो जाता है। लेकिन मुझे बताइए फिर, कहते हैं ना कि ऑयल शायद घी से निस्बतन बेहतर है। वो निस्बतन इसलिए बेहतर है कि वो अनसैचुरेटेड है। सही। अनसैचुरेटेड जो है वो सैचुरेटेड की निस्बत बेहतर है, रिलेटिवली बेहतर है। ठीक है। एक तो ये कि मुनासिब मिकदार में खाया जाए, बहुत ज्यादा ना खाया जाए, और एक मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से एक ये कहूँगा कि हमारे यहाँ बड़े अरसे से ये कहा गया जी कि अंडे के, चूँकि जर्दी के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, तो लिहाजा जो कोलेस्ट्रॉल के मरीज हैं वो ना खाएं, जर्दी ना खाएं। हाँ। ये मैं क्लियर कर दूं कि जो जर्दी में कोलेस्ट्रॉल है वो आपका जाके कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता। ठीक है, वो गुड कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, वो कोलेस्ट्रॉल आपका कार्बोहाइड्रेट से बन रहा है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, फैट इतनी जरूरी चीज है, कोलेस्ट्रॉल इतना जरूरी है कि तमाम जो ट्रिलियन सेल है हमारे अंदर, उनकी जो बाहर की आउटर लेयर है वो कोलेस्ट्रॉल से बनती है। आपका ब्रेन जो उसका मतलब जितने नर्व सेल्स हैं वो सारे कोलेस्ट्रॉल की वजह से, आपके जितने हार्मोन्स हैं वो सारे कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं।
तो लिहाजा ये जो एक तस्वर हो गया था ना, जी टोटली कोलेस्ट्रॉल को, टोटली फैट को हमने एलिमिनेट कर देना है। असल चीज जो नुकसानदेह चीज है वो कार्बोहाइड्रेट्स है, हमें उसको एलिमिनेट करना चाहिए। एलिमिनेट कर दें या लिमिटाइज कर दें ना, उसको लिमिटाइज कर दें, थोड़ा खाना शुरू कर दें, वो ज्यादा बेहतर है। तो डॉक्टर साहब मुझे बताइए, ऑयल की जिस तरह आपने बात की, फिर कौन सा ऑयल हमें यूज करना चाहिए? कुकिंग ऑयल में कोकोनट ऑयल भी आता है, सरसों का तेल भी बहुत से लोग हैं, सनफ्लावर भी है, ऑलिव ऑयल भी है, ऑप्शंस डिफरेंट है हमारे पास, कौन सा ज्यादा अच्छा है? एक तो ये है कि हर एक में जितने भी ये आपने गिनवाए हैं, हर एक में कोई ना कोई फायदा, कोई ना कोई नुकसान। सही, ठीक है जी। अच्छा, इसलिए परमानेंटली एक ही ऑयल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपको बदलते रहना चाहिए, ठीक है, ताकि जो प्लस पॉइंट्स एक के हैं वो मिल जाए और जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो दूसरी दफा दूसरे से वो खत्म हो जाए। अच्छा, उसमें आजकल जो एक पूरा एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट का ग्रुप है जो कि अब इस चीज़ के ऊपर आ गया है कि देसी घी मुनासिब मिकदार में स्टिल इज द बेस्ट। ओके, ठीक है जी। उसके बाद ऑलिव ऑयल, ओके, उसके बाद कोकोनट ऑयल, ठीक है, फिर आपका आके आएगा वेजिटेबल ऑयल, जितने हैं ये बाद में आएंगे। लिहाजा ऑलिव ऑयल का सिर्फ प्रॉब्लम ये है, और उसमें भी जो एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल है। लेकिन ऑलिव ऑयल क्या पका सकते हैं, कुकिंग के लिए है या वो सिर्फ गार्निशिंग या उसके लिए है? असल चीज है कि वो सिर्फ आप ड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको बहुत ज्यादा डीप फ्राई अगर आप करना है तो उसका चूंकि जो उसका स्मोकिंग पॉइंट है वो बहुत थोड़ा है, वो बड़ी जल्दी आप उसको अगर डीप फ्राई करेंगे तो वो खराब हो जाएगा, इसलिए जो वो उसके लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। ओके। बाकी जो आपका देसी घी है वो आप कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और लिहाजा इस असल चीज़ ये है कि अमाउंट आप कितनी इस्तेमाल कर रहे हैं, चूँकि आपको जो आप एक्स्ट्रा जितनी आप ले लेंगे फैट, वो चर्बी की शक्ल में आपके पेट पे और बाकी जगहों पे आपके वो जमा हो जाएगा, और वो हार्ट के लिए अल्टीमेटली नुकसानदेह होता है। एग्जैक्टली, कहते हैं ना, आप ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं और ऑयल या घी खाना शुरू कर देते हैं, वो आपकी वेजल्स में जाके जमना शुरू हो जाता है। जी। अच्छा, इसमें जिस तरतीब से मैंने गिनवाए, इसमें बेसिकली ये है कि जो हमारा वेजिटेबल ऑयल है, इसमें जो आपका कैनोला है और जो ऑलिव ऑयल है, इसमें है ओमेगा 3। ठीक है। ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स है ये हार्ट के लिए बड़े फायदेमंद है। ओके। ठीक है जी। बाकी जो आपका कॉर्न ऑयल है या सूरजमुखी का तेल है, इसमें ओमेगा 6 होता है। वो बहुत ज्यादा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो हार्ट के लिए ठीक नहीं है। लिहाजा ओमेगा 3 जो है वो ज्यादा बेहतर है, लेकिन ये है कि आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी मिकदार में। और जैसे मैंने कहा कि इसको बदलते रहना चाहिए, एक ही ऑयल जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आप साथ वॉक भी कर रहे हैं, आप बैठे नहीं रहते, तो फिर आप मक्खन का एक जायज हद तक इस्तेमाल और देसी घी का वो कर सकते हैं। वो स्टिल अभी मतलब ये आ गया है, लेकिन जो असल चीज़ है वो है कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स को जो है वो कम से कम लेने हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो मुझे बताइए डॉक्टर साहब, बहुत से लोग हैं वेट लॉस के लिए भी ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक तबका ऐसा भी है कि उनका ये है कि अगर हम कच्चा ऑलिव ऑयल के हम ड्रेसिंग के लिए जब यूज़ करते हैं उसको खाएंगे तो शायद हमारा वेट बढ़ जाता है, हमारा फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। इट इज़ ट्रू और नॉट? मैं आपको ना वेट लॉस की जो थ्योरी है ना, हाँ जी, वो मैं आपको बता देता हूँ कि वेट लॉस हमारे यहाँ लोग ये है कि मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ वेट गेन जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस से होता है। इंसुलिन जो है वो ग्रोथ हार्मोन है, वो आपके अंदर फैट को जमा करती है। अच्छा, उसमें क्या देखा है कि इंसुलिन कैसे करती है? आप जब कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं ना बहुत ज्यादा, तो आपके अंदर उतनी ही इंसुलिन पैदा होगी, और जब आप बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे कार्बोहाइड्रेट्स, तो आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस, जैसे आप एक ही एंटीबायोटिक बार बार यूज़ करते हैं तो वो जरासीम रेजिस्टेंट हो जाता है। इसी तरह ये इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है तो आपके यहाँ फैट जो कार्बोहाइड्रेट जो आपने एक्स्ट्रा खाए होते हैं वो फैट में कन्वर्ट होते हैं लिवर में, और वो जाके आपके पेट में और बाकी जगहों पे जमा होके ओबेसिटी का सबब बनते हैं।
लिहाजा अगर आपने वेट लॉस करना है तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना पड़ेगा और इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर जाना पड़ेगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है कि आप 8 घंटे ईटिंग विंडो रख लें, यानी सुबह आपने नाश्ता किया 9 बजे तो आप 5 बजे खाना खा लें और 2 मील रखें। 3 मील वाला कॉन्सेप्ट जो है वो टोटली गलत है। ओके, ठीक है जी। अच्छा, जब 5 बजे अगले दिन सुबह 9 बजे तक आपके 16 घंटे पूरे हो जाएंगे। अच्छा, उसमें क्या कर रहे हैं कि आपने कोशिश करें, अच्छा ये हमारे यहाँ नान जो है, आलू, चावल, बेकरी का सामान, कोल्ड ड्रिंक, जूस, ये सारे रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है जी। इसको अगर हम अवॉइड करके हम होल ग्रेन आटा जो है वो इस्तेमाल करें, ठीक है जी, जिसमें वो जिसको वो छानना नहीं होता, वो उसको उसी जो उसका ऊपर से बुरादा होता है उसके समेत ही उसको आप चक्की पे पिसवा के, ठीक है, तो अगर उसमें थोड़ा सा जौ और थोड़े से काले चने मिक्स कर लें उस आटे में, तो आपका जो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो काफी कम हो जाता है, तो वो उतना नुकसान मतलब वो आपकी सेहत के लिए अच्छा हो सकता है। ठीक है। लिहाजा फैट जो है ना, फैट बहुत आप दरमियानी मिकदार में लेंगे, फैट कभी आपको मोटा नहीं करेगी, ये बात याद रखने वाली है। असल चीज कार्बोहाइड्रेट्स है जो मोटा करते हैं, और उसमें भी ये कि अगर हम बार बार खाते रहेंगे हमारा इंसुलिन लेवल बढ़ता रहेगा, वो बेस लाइन को टच ही नहीं करेगा। जब वो बेस लाइन पे नहीं आएगा तो आप में फैट जमा होनी शुरू हो जाएगी, वो ओबेसिटी का जो है वो बाइस बन सकती है। डॉक्टर तारिक मियां हमारे साथ मौजूद है, फैमिली फिजिशियन है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पे आए हैं। कुकिंग ऑयल और घी की हम बात कर रहे थे कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और कौन से मजीद ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हो सकते हैं जो हम खा सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जनाब, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात करते हैं मौशरती मसाइल की। तो शादी एक इंतहाई अहम फैसला होता है जो इंतहाई सोच समझ कर हमें जिंदगी में लेना चाहिए। कहा जाता है कि जनाब मियाँ बीवी जिंदगी की गाड़ी के 2 पहिए होते हैं जो मिलकर जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आज के परेशानियों और डिप्रेशन के दौर में बढ़ते हुए समाजी और मौशरी मसाइल की वजह से मियाँ बीवी के इस खूबसूरत रिश्ते में तनाव बढ़ता जा रहा है। और खावन की सुने तो वो भी बीवी की शिकायत करते हुए नजर आते हैं, और अगर बीवी की सुन ली जाए तो सारे मसाइल की जड़ खावन नजर आता है। और अक्सर औकात छोटी छोटी बातों पर शुरू होने वाली जो नोक झोंक होती है शदीद गुस्से और झगड़े की शक्ल इख्तियार कर जाती है, और बाज़ औकात तो नौबत रास्ते जुदा करने तक पहुंच जाती है। और उन मसाइल की एक बड़ी वजह शादी से पहले नौजवानों की जहन साजी ना होना है। अक्सर नौजवान शादी के लिए जहनी तौर पर तैयार नहीं होते हैं। हालांकि जिस तरह हम लोग कोई नई शुरुआत करने से पहले, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, यहाँ तक कि हम जब डिग्री सिलेक्ट करते हैं उससे पहले भी अपनी करियर काउंसलिंग करते हैं, इसी तरह शादी से पहले भी हमें प्री मैरिज काउंसलिंग करवानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर रवाज ही कुछ और है। अगर कोई नौजवान कुछ गलत आदत अपना लेता है, गैर जिम्मेदार हो जाता है अपनी जिंदगी में, तो कहा जाता है जनाब कि उसकी शादी कर दें, खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, जो मसाइल कम होने की बजाय बढ़ने की वजह बनता है। तो शादी से पहले प्री मैरिज काउंसलिंग कितनी जरूरी है, इससे शादीशुदा जोड़े की जिंदगी पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद एजाज बुखारी साहब हैं, लाइफ कोच हैं। सर, मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, प्री मैरिज काउंसलिंग, जिस तरह हम किसी भी, जैसे मैं बात करी थी, कोई भी नई चीज़ हमने स्टार्ट करनी हो, डिग्री करनी हो, बिजनेस स्टार्ट करना हो, कोई भी नया प्रोजेक्ट करना हो, हम लोग काउंसलिंग लेते हैं, किसी से मशवरा कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि आया हमें ये चीज़ करनी चाहिए, हमारे ये कंसर्न्स हैं। प्री मैरिज काउंसलिंग भी क्या इसी तरह ज़रूरी है आज के दौर में? जी, मैं आपसे अर्ज करूं कि आज से कोई 18 बरस पेशतर मैंने इसके ऊपर एक बात कही थी कि इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप सबसे पहले उन्हें तैयार तो करें जिस रिश्ते में वो बंधने जा रहे हैं। होता बुनियादी तौर पर ये, मैं जो प्री मैरिज कोचिंग की बात करता हूँ, इसमें मैं ज़्यादातर कहता हूँ कि उन वालिदैन की वो जो समधी समधन बनते, उनकी ज़्यादा कोचिंग की ज़रूरत है। क्योंकि जिस घड़ी आप उन्हें तैयार करेंगे कि वो तजुर्बा करने जाते हैं उसके ऊपर, वो जो बच्चे होते हैं,
और नॉर्मली ये देखा गया कि शुरू दिन से खामंद अपनी बीवी से ये कहता है कि तुमने मेरे माँ बाप का ख्याल रखना है, और उधर से वो कहते फिर तुम भी मेरे माँ बाप का ख्याल रख लेना। तो दोनों एक दूसरे का ख्याल नहीं रख पाते, और वो ख्याल रखते उन तजर्बाकार लोगों का जो कि अपनी ज़िंदगी भी कुछ बेहतर तरीके से नहीं गुजार सकते। तो मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि प्री मैरिज कोचिंग का मतलब ये है कि उन बच्चों की तो ट्रेनिंग तरबियत होनी ही चाहिए, क्योंकि एक नए इदारे का वो हिस्सा बनने जा रहे हैं। चूँकि इंस्टीट्यूट है मैरिज, सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन लोगों की है जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि होता क्या है कि सवेरे 1 से 2 दिन के बाद ही फुफ्फी, ताई, चाची, मासी फ़ोन करती है कितने बजे उठती है। जिस घड़ी वो ये पूछती है कि कितने बजे उठती है, तो वो इंटरफेरेंस करना शुरू कर देते हैं। जब वो इंटरफेरेंस करते हैं तो उसके जहन में आ जाता है जिसके जहन में शायद अभी नहीं आया। बिल्कुल, हाँ, यहाँ तक कि वो वालिद साहब जो अगर 10-11 बजे उठ के चाय पीते थे, तो वो बहू से कहते बेटा मैं 4 बजे चाय पीता हूँ। अब एक नए शादीशुदा जोड़े की आप दुल्हन को कहें कि तुम 4 बजे 5 बजे उठ के चाय बनाओ, तो काउंसलिंग की फिर किससे ज़रूरत हुई, कोचिंग की फिर किससे ज़रूरत हुई? उन लोगों को जो उसके इर्द गिर्द मौजूद, उन लोगों को, जोड़े को तो ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने देखें साहब, जब 2 लोग रिश्ते में बनते हैं तो उनको एक दूसरे को दरियाफ्त करने का मौका मिलना चाहिए, जो नहीं मिलता, और उसकी बुनियादी वजह इर्द गिर्द के लोग होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि एक्सपर्ट्स के पास जाना चाहिए। फिर वो क्या करते हैं, अगर किसी बात पर वो दुखी हुई है लड़की, उसने अपनी वालदा को फ़ोन किया, वालदा कौन सी कोई एक्सपर्ट खातून है, उन्हें तो जिस तर्ज पर ज़िंदगी गुजारी उसी तर्ज के वो फैसले, वही कहना। और फिर जब से ये टेलीफोन आया उसके बाद खुला तलाक़ें बढ़ी हैं, चूँकि उन्होंने उठा के फ़ोन किया अपनी वालदा को कि अम्मी मेरे साथ आज ऐसा हुआ है, तो वालदा कहती है तू रुक, मैं तेरे प्राणों भेज रही हूँ। तो जिस घड़ी वो ये कहती है, पहले वालदा कहती थी कि तुमने वहाँ की बात हमसे क्यों की, तुम अपने घर में एडजस्ट होना सीखो। पहले सास भी और तर्ज पर होती थी, अब ज़ाहिर चीज़ें मुख्तलिफ होती जा रही है। और मैं चूँकि मेरे पास लोग आते हैं कोचिंग के हवाले से, मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप अपने बच्चों की तो कोचिंग कराएं सो कराएं, आप खुद अपनी भी कोचिंग क्योंकि उनको देखें, जिन्होंने संभालना है उनका संभला हुआ होना ज़रूरी है, जिन्होंने ठीक करना है उनका ठीक होना ज़रूरी है। और जब ये लोग उनकी मदद करेंगे, मैंने पिछले दिन अपने YouTube के ऊपर एक बात की कि लव मैरिज बचाओ मुहिम चलानी चाहिए। क्योंकि उसमें नुकसान क्या होता है कि 2 बच्चे अगर एक मिलकर फैसला कर चुके हैं जिसका शरीयत ने उन्हें हक दिया है, उसके मुताबिक उन्होंने एक फैसला कर लिया, वो रिश्ते में बंध गए, उसको बचाने कोई नहीं आता। और बाद में कहते हैं हमने तो पहले कहा था कि ये शादी नहीं चलेगी, जबकि अरेंज मैरिज को चूंकि बचाने वाले बहुत से लोग होते हैं इसलिए वो चल जाती है। दोनों में कॉम्प्रोमाइजेस चल रहे होते हैं, दोनों में कुर्बानियां चल रही हैं। तो कोचिंग की मैं तो यही अर्ज करूंगा कि सबसे ज्यादा अगर किसी को जरूरत है उस कपल के अलावा, तो वो इर्द गिर्द के जो लोग हैं, हाँ, उन्हें और उनकी ना सुनी जाए। मेरे ख्याल में तो उनकी नहीं सुननी चाहिए। लेकिन अगर हमारे यहाँ पे रिवाज ऐसा है ना सर कि सबने इंटरफेरेंस करनी है, और खास तौर पर पेरेंट्स की ज्यादा सुनी जाती है, वो चाहे लड़के वाले हों चाहे लड़की वाले हों, आफ्टर मैरिज भी और प्री मैरिज, तो वो मुनासिब फेल तो नहीं है मेरे हिसाब से। हो सकता है बहुत से, रात मेरा एक रेडियो शो भी था तो मैंने कहा शायद वालिदैन ही मुझसे नाराज हो जाए। अच्छा। लेकिन मैंने उनसे कहा कि अरे बच्चे तो आपके हैं, अगर उनकी खुशी से आपको खुशी होगी। अब देखिए, अगर नई नई शादी हुई और शाम को लड़की निकल खड़ी हुई वॉक करने अपने हस्बैंड के साथ, तो वो प्राइवेसी चाह रही है इसलिए बाहर निकली, उसे घर में नहीं मिल रही थी। पीछे से फ़ोन आ जाता है कि कहाँ गए हो, कितने बजे वापस आओगे, अच्छा वापसी पे ये चीज़ लेते आना, अच्छा वो चीज़ लेते आना। तो वो जो साथ चलने वाली बीवी होती है वो लम्हा भर को रुक के कहती है देखो इन्हें यहाँ भी सुकून नहीं। अब वो क्या होता है, वो डिस्क, और वो कहते तुमने मेरी माँ के मुतालिक ये कहा, वो वहीं अलर्ट हो जाता है। वो आगे से कहते हैं कि तुम्हारी माँ का भी तो फ़ोन आता है। हाँ। और फिर क्या होता है, वो बाहर निकले थे इसलिए कि एक दूसरे को दरियाफ्त करेंगे, फिर वो उन रिश्तों में उलझ गए। और नताइज उसके क्या निकलते हैं, वो जिस तरह जीना होता है उस तरह जी नहीं पा रहे, लड़ाई झगड़ा और उनसे फिर आप तवक्को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब प्री मैरिज कोचिंग की बात करें तो जो लड़का लड़की हैं उनको क्या क्या चीज़ें हमें पहले से ही बता देनी चाहिए, दरियाफ्त कर देनी चाहिए कि ये मसाइल जो हैं ये आ सकते हैं और आप दोनों ने मिलकर उनको काबू करना है या संभालना है। देखिए, जब हम उनको कहते हैं कि रिश्ते में बंधने जा रहे हैं, एक होता है लफ्ज़ जिम्मेदारी, एक होता है जिम्मेदार। दिन से लेकर रात तक दोनों कैरेक्टर बदलते रहते हैं, कभी हस्बैंड जिम्मेदार होता है, कभी बीवी जिम्मेदार होती है। हम उन्हें जब ये बता दें कि जिम्मेदार जब जिम्मेदारी से उलझ पड़ता है, हाँ। वो खुद जिम्मेदारी बन जाता है। हम उन्हें ये सिखाएं कि जहाँ तुम जिम्मेदार हो वहाँ तुमने जिम्मेदारी नहीं बनना। ठीक है। हमारे अक्सर लोग सुलझाने के चक्कर में उलझ पड़ते हैं और फिर उलझा के रख देते हैं। अब देखिए, अब किसी घड़ी आप बैठ के हस्बैंड अगर अपनी वाइफ से कहते हो तुम्हें समझ नहीं आ रही, तो एक लम्हे को शीशा लेकर आना चाहिए, बीवी को सामने रख के कहना चाहिए जरा फिर फरमाइएगा कि तुम्हें समझ नहीं आ रही। तो उसे अंदाज होगा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि उसे समझ नहीं आ रही। ये तो समझाने वाले का काम है ना जनाब, कि वो किस तरह समझाते हैं। फिर यह है कि अगर एक मर्द को ये कहा गया है कि वो सरबराह है, तो सरबराह तो जिम्मेदार होता है। कोई लंबी चौड़ी बड़ी ख्वाहिशें नहीं होती, सिवाय तवज्जो की औरत को कुछ नहीं चाहिए होता।
एक अच्छी तवज्जो से मिल जाए, उसे सुना जाए। और अगर लड़के को ये सुनना सिखाया जाए, सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाती है। तो हम प्री मैरिज कोचिंग में उनको बताते हैं कि सुनते कैसे और मतलब कैसे निकालते हैं। हमारे हम अपनी मर्जी का मतलब निकाल के दूसरों पे थोप देते हैं, इसलिए हम उन्हें बैठ के प्रैक्टिस करवाते हैं उन सेशंस की। उसकी मैं आपसे कर्ज किया देता हूँ। मैंने उनसे कहा, मसलन एक कपल था, मैं उनकी कोचिंग कर रहा था, मैंने यहाँ पर खातून बैठी थी, यहाँ साहब, तो मैंने कहा कि साहब सिनेरियो बनाते हैं, साहब थके हुए वापस आए शाम को और उन्हें आकर, आज तो मैं थक गया, बहुत ही खौफनाक दिन था। तो खातून आगे से फरमा दे, कल्ले तुसी काम नहीं करते, सिर्फ आप थोड़ी काम करते, पूरी दुनिया काम करती, आप ही हर वक्त थके रहते हैं। तो मैंने कहा इस जुमले का खातून के उस साहब पे क्या असर होगा? तो वो मुझे साहब कहने लगे, सर सीधी सीधी लड़ाई होगी। मैंने कहा सिनेरियो बदलते हैं। जो ही वो थका हुआ हस्बैंड आया है और आगे से खातून खाना ये फरमाते हैं कि मुझे आपकी बड़ी फिक्र रहती है, आप सही खाना भी वक्त पर नहीं खा रहे, बच्चों का आपको ख्याल रखना होता है, पता नहीं क्या क्या सुनते हैं आप हमारे लिए। मैंने कहा अब सूरत हाल क्या? कहने लगे अब जन्नत होगी। तो अब देखिए लफ्ज़ा बदल, मेरे इसके ऊपर किताब है कि फिक्रा बदलें और जिंदगी बदल सकती है। लफ्ज़ जो है वो एग्जैक्टली। मैंने जिस घड़ी ये बात की तो खातून खाना कहने लगी, एना भी तो समझाओ ना। ठीक है। और जिस घड़ी उन्होंने मुझे कहा कि इन्हें समझाइए, तो मैंने खातून से कहा कि आपकी भी बारी बहन आने वाली है, मैं आपको बताऊं। फिर मैंने कहा इसी तरह खामन जब तशरीफ लाए हैं, ठीक है, और आगे से मोहतरमा फरमाती हैं कि थक गई हूँ, सारा दिन काम ज़्यादा था, बहुत काम था, तुम्हारी माँ को देखा, बहन को देखा, इसको, चूंकि बहुत सो को देखा, यहाँ जिसको देखने आती है उसके अलावा बहुत सो को देखना पड़ता है। तो जिस घड़ी उसने ये बात की, मैंने कहा अब तुमने अगर इसे कहा कि अकेली तुम काम नहीं करती हो, मेरी बहन को देख लो, फलां भावज को देख लो, तुम ही सिर्फ काम करती हो, तो मैंने कहा नताज मुख्तलिफ होंगे। और अगर आप ये कह दे कि मैं तो फिर भी शाम को आके खिदमत करवा लेता हूँ, तुम्हारी तो खिदमत करने वाला भी कोई नहीं, तुम्हें तो देखने वाला कोई नहीं। तो मैंने कहा रात सिनेरियो चेंज हो जाएगा। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि हमें होल्ड करके हम होल्ड कर सकते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम होल्ड नहीं करते। आप किसी भी चीज़ को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लें, चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और अगर आप उसी वक्त जवाब देने के पोजीशन में आ रहे थे कि मैंने बस जवाब देना है, उसके नताइज ठीक नहीं निकलते। और यही चीज़ हम बच्चों को पहले बैठ के समझाते हैं। अब देखिए, एक बूढ़ा बाबा, एक बूढ़ी औरत, वो जो माँ या बाप वहाँ मौजूद है, वो कहें बेटा अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तो मैं उनसे कहता हूँ जिसको 40 बरस हो गए बर्दाश्त करते हुए, वो ये कह कैसे सकता है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं? कुछ आयस के उस बच्चे से आप कहते तू बर्दाश्त कर, जिसने भी बर्दाश्त करने के अमल से गुजरना है, सीखना है उसने, तो वो तो बर्दाश्त करके बर्दाश्त करना सिखा सकते हैं। वो के खुला का रेट बहुत बड़ा है, चूँकि लोगों की एजुकेशन आ गई है, अब वो इंडिपेंडेंट हो गई खातीन। पहले उन्हें होता था ना कि हम कमाएंगे कहाँ से, खाएंगे कहाँ से, अब उन्हें पता है मैं कमा लूँगी, मैं खा लूँगी, मेरे पास। ये सिर्फ पैसे नहीं होते, ये एहसासात का रिश्ता, एहसासात, एग्जैक्टली, ये ख़त्म हो जाते हैं तो फिर रिश्ते भी ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह मैं अपने इंट्रो में भी बताई थी सर कि कोई गलत आदत में लड़के पड़ जाते हैं, यहाँ पर गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हैं शादी से पहले, तो सबसे पहले वालिदैन की या फिर बाकी लोगों की भी मशवरा यही होता है कि इसकी शादी कर दो, ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। क्या ये सही है? इस तरह अगर जिम्मेदारी डाली जाए तो क्या वो अच्छी जिंदगी गुजर सकती है इस तरह? नहीं, मेरा ये मानना नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि आप किसी को ठीक करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं होना चाहिए कि कोई और ख़राब हो जाए। जो आप ज़िंदगी में कैरेक्टर लेकर आते हैं, आप अगर बच्चा जिम्मेदारी नहीं उठाता तो उसे छोटी छोटी जिम्मेदारियां पहले देख कर उससे जिम्मेदार बनाएं। कुछ इसके कि आप एक घर ख़राब करके रखते हैं, तो ये एक ट्रेडिशनल, ये वो भी क्यों कहते हैं, वो सिर्फ इसलिए कहते हैं कि अब ये जिम्मेदार हो जाएगा, इसके ऊपर वो पड़ेगी, वो से खाना मांगेगी, वो से कहेगी कमा के लाओ, तो हमारी तो नहीं सुन रहा, उसकी शायद सुन ले। अब ये जो कहते हैं उसकी शायद सुन ले, तो वो जरूरी तो नहीं है, तो क्यों एक इदारा तबाह कर रहे हैं? उसको छोटी छोटी जिम्मेदारियां दें। ठीक है। अब देखिए, मुझे एहसास के ऊपर एक खातून ने आज से कुछ 4-5 बरस पहले, सर्दियों के दिन थे, उन्होंने मुझसे रब्ता किया, कहने लगे मेरी बेटी है 4-4.5 बरस की, बाहर सर्दी है बहुत ज़्यादा, मैं से कह रही हूँ गर्म कपड़े पहन लो, वो कहती है नहीं मैंने वो गर्मी वाले कपड़े पहनने, तो मैं क्या करूँ? मैंने उनसे कहा कि आप उनको गर्मी वाले कपड़े पहना दीजिए और सर्दियों वाले साथ रख लीजिए। वो जूँ ही बच्ची बाहर निकली, वो गाड़ी तक पहुँचते वो ठिठुरने लगी और उसको एहसास हुआ कि मुझे कुछ चाहिए, सर्दी लग रही है। हाँ। अब उसने फ़ौरन कपड़े मांगे। हाँ। और जब वो उसको कपड़े उसकी माँ ने दिए और वो उस गाड़ी में बैठी, तो वो तजुर्बा कर चुकी थी। अब उसके फैसले में जो उसने पहले कर रखा था और अब में वो 5 बरस में सीख चुके थे। तो इस तरह के छोटे छोटे फैसले अगर हम बचपन में ही बच्चों को करने दें, वो क्यों ना जिम्मेदार हो। अब वो बच्ची जिंदगी में कभी भी सर्दियों में ये नहीं कहेगी कि मैंने गर्मी वाले कपड़े, और अगर उसे माँ 2 थप्पड़ रसीद करती और जबरदस्ती कपड़े पहना देती, सारी जिंदगी उसने नहीं सीख सकती। देखिए साहब, जिसकी जो जिम्मेदार है वो अगर साबिर नहीं है तो उससे बड़ा जालिम कोई नहीं हो। मैं जिम्मेदार हूँ, मुझे अपनी जिम्मेदारी के साथ नहीं उलझना। और
और यही बात हम खास तौर पर लड़कों को सिखाते हैं, क्योंकि लड़कों को कहीं ना कहीं डिप्लोमेट होना पड़ता है माँ को खुश रखने की। मेरा एक इसके ऊपर भी वीडियो पड़ा है कि तुम बदल गए हो, मैंने इसके ऊपर किया था कि जो ही एक लड़के की शादी होती है 6 बजे अगर वो ऑफिस से वापस आया तो उसे 11 बजे तक माँ बाप के पास बैठना पड़ता है। 11 बजे जाकर कहीं वो अपनी बीवी के पास जाते हैं, और जब वो उसके पास जाते तो उसका मूड ऑफ ही होगा। जो सवेरे से शाम तक उसी के इंतजार में थी और उसी के लिए तो उस घर में आई है, उसके बाद जब रात को 11 बजे पहुंचेगा और उन तजर्बाकार लोगों की वजह से जो उसके इर्द गिर्द बैठे उसके जहन को उस तरह से बना रहे, और वो चाह रहा होते जाना, वो आते उसी के पास जाना चाह रहा। लेकिन यहाँ पर चूंकि मामलात वही जिस तरह आपने रिवायत और रिवाज की बात की, इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि प्री कोचिंग में सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी को है तो उन वालिदैन को है जिन्होंने उस रिश्ते के अंदर। लेकिन क्या आते हैं सर आप लोग आपके पास? बहुत कम होता है मैम। मुझे याद है मेरे पास एक खातून है, चूंकि हम लोग पढ़ाते हैं अंग्रेजी ज़बान सिखाते हैं, तो मेरे पास एक खातून आई, वो बहू थी किसी की, तो उनके ससुर उन्हें छोड़ने आते थे, चूंकि उन्हें बाहर जाना था। तो मैं ज़ाहिर पढ़ाने के दौरान भी एज अ लाइफ कोच कोशिश करता रहता हूँ कि लोगों तक हम बात पहुँचाएँ। तो मैंने कहता रहता था, तो एक दिन वो साहब मुझे मिले, ही वाज 72 ईयर्स ओल्ड। मुझे वो फरमाने लगे कि मुझे पता चला कि आप बातें कमरे में करते हो इस तरह की। मैंने कहा जनाब मैं करता हूँ, बच्चे होते हैं ज़ाहिर शादी वाली। कह लगे कि मेरी 71-72 बरस उम्र है, मेरे 5-6 बच्चे हैं, मैं अब दादा भी हूँ नाना भी हूँ, हुण तू मैंने दसेगा किस तरह जिंदगी गुजारी थी। अच्छा। मैंने कहा जनाब बिल्कुल मैं ही आपको बता सकता हूँ। तो जिस घड़ी उन्होंने मुझे कहा कि तू मैंने दसेगा, मैं उनके साथ बैठा, मैंने बैठ के समझा। अच्छा। उन्हें बात जब समझ आई, चूंकि मैं उलझा नहीं उनसे, मैंने उनके एहतराम में कमी नहीं की जो नहीं करनी चाहिए, मैं उनके साथ बैठा और यू वोंट बिलीव कि सिर्फ उन्हीं के, बिकॉज ही गॉट कन्विंस्ड, उन्हीं की वजह से मुझे 300 कपल्स मिले कोचिंग, सिर्फ उन्हीं की वजह से, क्योंकि उन्हें समझ आ गई कि हमने इसका उम्र से ताल्लुक, इल्म का उम्र से ताल्लुक ही नहीं। अगर इल्म का उम्र और तजुर्बे से ताल्लुक होता तो उसके नुकसानात नहीं होने थे जो ज़ाहिर है आज के दौर में। एग्जैक्टली। लेकिन हमारे जो हमसे बड़े होते हैं, जो उम्र में बड़े होते हैं, वो कहते हैं हमारा तजुर्बा ज़्यादा है, हमारी उम्र ज़्यादा है, इसलिए हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से पता है कि ज़िंदगी में किस तरह चलना है, क्या चीज़ें किस तरह लेकर चलनी है। तो वो जो प्रेशराइज लोगों को किया जाता है रिश्तों में बंधने के लिए, वो चाहे पहले हो या फिर बाद में हो, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं ये कह लें कि डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करती हैं और रिश्तों की जो मजबूती है उसको भी कम कर रही होती है। मैंने एक सर्वे किया था, उसमें ये बात सामने, आपने भी ज़रूर जो भी यहाँ सुन रहे हैं उन्होंने सुन रखी होगी, 50-40 बरस जिनकी शादी को हो गए, वालदा साहिबा के साथ बैठे तो वो अपने बच्चों को एक जुमला ज़रूर बोलती हैं कि जिस तरह तुम्हारे बाप के साथ मैंने गुजारा किया मैं जानती हूँ। आप उनसे कह रहे हैं कि वो तजुर्बाकार है, मैम वो तजुर्बाकार नहीं है। सही। उन्होंने उस रास्ते पर चलते रहे जिस पर लोग चलते रहे। देखिए जो रास्ते के ऊपर चलते हुए किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं और वो नतीजे को बुनियाद रखकर पहुंचते हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं उस तरह से सीखा हुआ, वो सिर्फ तजुर्बा गाह बना लेते हैं उन बच्चों को। और मुझसे पूछिए तो सबसे ज्यादा मजलूम तो वो हैं जो एक रिश्ते में बंधे हैं, जिन्हें रब्बे कायनात ने खूबसूरत तरीन रिश्ता अता किया, लेकिन नहीं होता। इसीलिए अवेयरनेस, जिस तरह आज आपका शो है, ये अवेयरनेस है। हो सकते कुछ वालिदैन खिलाफ हो सकते कुछ वालिदैन बैठ के सोचें कि बात तो हमारे घर और हमारे बच्चों की हो रही है। देखिए मेरा तो उनके साथ डायरेक्ट बहुत से लोगों के सुनने वालों के साथ ताल्लुक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर उनके बच्चों को खुशी होगी और उस खुशी में वो खुश होंगे, सूरत हाल वो कहते हैं टिक टिक करती आती है, बाहर चली जाती है अपने हस्बैंड के साथ। अरे अपने हस्बैंड के साथ जा रही है ना, और क्यों ना जाए वो। और वो ये उम्र नहीं टिक टिक करने की, एक उम्र वक्त में आप भी टिक टिक, अगर आज आप एड़ी वाला जूता नहीं पहन पा रहे तो उसको तो पहनने दे जो पहन सकती है। ये दोनों को देखने के। इसी तरह जब हस्बैंड वहां जाता है, सालियां, शादीशुदा सालियां भी घर बड़ा खराब करती हैं, इंटरफेरेंस कर करके वो से कहती हैं कि मेरे वाला, चाहे उनके वाला कुछ भी उस तरह से ना हो, मेरे वाला तो यूं करता है, मेरी सहेली वाला यूं है, वो वाला यूं है। अब उसकी रोशनी में वो जो ठीक चल रहा होती है जिंदगी, वो भी खराब होना शुरू हो जाती है। इसीलिए कभी भी इन लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। जो हस्बैंड वाइफ के दरमियान प्रॉब्लम्स हैं वो एक्सपर्ट से शेयर होने चाहिए, क्योंकि वो बाइस्ड नहीं होता। अब खाला को एक कहेगी कि मेरा हस्बैंड इस तरह करता है, तो खाला तो अपनी बेटी की साइड में, वो अपने जो लोग होंगे, रिश्तेदार होंगे, उनका सपोर्ट करेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए सर कि शादी से पहले बहुत सी डिमांड्स रखी जाती हैं, वो लड़के वालों की तरफ से भी और लड़की वालों की तरफ से भी, और जब वो शादी के बाद फुलफिल नहीं हो रही होती हैं तो फिर भी वो एक झगड़े की नौयत इख्तियार कर जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं। तो क्या इस तरह की डिमांड्स रखनी चाहिए? डिमांड तो वैसे गैर मुनासिब है, आप किसी से डिमांड कैसे कर सकते हैं कि हमें ये 6 फिगर वाली जो लड़का है उसकी नौकरी होनी चाहिए, इस तरह की होनी चाहिए, सैलरी इतनी होनी चाहिए, लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, डॉक्टर होनी चाहिए, इस तरह की जो डिमांड्स होती हैं। ये तो वैसे ये देखें ना, हम शरिया के हिसाब से देखें तो शरीयत में कहीं ऐसा है कि इतना कमाता हो
इतने पैसे उसके पास होने चाहिए, 6 फिगर जिस तरह आपने सैलरी का कहा वो उसके पास होनी। शरीयत तो कहीं है, शरीयत तो ये कहती है 2 लोग हों, उनके नेक जज्बात हों, नेक ख्यालात हों, बायोलॉजिकली वो इस हैसियत में हो कि उनकी शादी हो सके। इसके अलावा तो कुछ नहीं है शरीयत के अंदर। और फिर कोई अपना नसीब किस्मत इस तरह की, मैं इन चीज़ों के ऊपर भी कोई बिलीव नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ जिन 2 लोगों को जुड़, और अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं 5-8 मिनट या 10 मिनट के लिए किसी के घर जाते हैं और उन 10 मिनट के अंदर वो जाने वाली फुफियाँ, खालाएं, मासें, वो जो भी किचन में घुस रही है, को कभी वॉशरूम में घुस रही है, वो थोड़े से वक्त में फैसला कर लेती हैं जिनकी अपनी ज़िंदगी ठीक नहीं है कि कुड़ी एंज सी और उसने बर्तन इस तरह से रखे थे। अगर थोड़ी देर को उसने एक्ट भी कर लिया, देखिए शादी जब तक होती नहीं और गुजारा होता नहीं तब तक किसी का किसी को पता नहीं चलता। इसीलिए इससे, और कुछ लोग कहते हैं उनकी ना अंडरस्टैंडिंग पहले से बड़ी थी, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। देखिए जो 2 हैं ही अपोजिट, उन्होंने अपोजिट ही रहना है। आप देखिए हमारा जिस्म है, इसके जो हाथों का काम है वो हाथ करते हैं, पाँव का काम पाँव, ये सब के सब क्या है, ये तजाद है, लेकिन इसने मिलकर एक इत्तेहाद को जन्म दे रखा है। उसी एतबार से मैं इन चीज़ों को बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे साथ सैयद एजाज बुखारी साहब मौजूद थे, लाइफ कोच हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं। और प्री मैरिज काउंसलिंग के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे कि शादी के बाद जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उन पे भी हम बात करते हैं, तब भी हमें काउंसलिंग चाहिए होती है। लेकिन शादी करने से पहले भी घर वालों को, लड़का लड़की को तो चाहिए होते हैं काउंसलिंग, लेकिन जो हमारे इर्द गिर्द के जो रिश्ते होते हैं, माँ बाप और बहन भाई, इनको भी काउंसलिंग लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आगे बढ़कर हमारे जो रिश्ते हैं वो किस तरह हमने मजबूत और खूबसूरत बनाने हैं, क्योंकि वो हमारे अपने ही हाथ में होता है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, और जिसमें हमने सीखना है वर्कआउट करना। आज का रहमान अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, फिटनेस एक्सपर्ट हैं, तो उन्हीं की तरफ चल के उन्हीं से जानते हैं कि आज वो कौन सा वर्कआउट हमें करना सिखाएंगे। जी रहमान, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रहमान अब्बास, लाइफ कोच, आपकी खिदमत में हाजिर है आपको चेंज करने के लिए, आपको फिट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि सेहत है दौलत है। सेहत से बढ़ के दुनिया में कोई भी कीमती चीज़ नहीं है। तो इसलिए हमारी टीम को हम चाहते हैं कि हम आपको फिट करें, स्ट्रॉन्ग करें और आप हेल्दी रहें, एक्टिव रहें, बहुत ज़्यादा अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि आपके साथ आपके जो फैमिली है, सब आपके जो अहबाब हैं, आपके जो प्यार करने वाले आपसे जुड़े, तो इसलिए सेहत बहुत ज़रूरी है। आज के वर्कआउट में मैं आपको बताऊंगा अपर बॉडी वेट का इश्यू होता है, फिर जिम जाने का इश्यू होता है, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने आपको ट्रिक्स और टेक्निक्स बतानी है। चलें आज का हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। अपर बॉडी कंप्लीट वर्कआउट। मेरे पास वेट नहीं है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम अपने बॉडी वेट को यूज करेंगे। 4 एक्सरसाइजेज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट एक्सरसाइज, वार्म अप भी होगा, स्ट्रेचिंग भी होगी, कार्डियो वर्कआउट भी होगा, लेकिन इस प्लान में आपने ब्रेक नहीं लेनी। ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज, स्ट्रेट आर्म, फर्स्ट 1 2 3 4 5 6, आर्म स्ट्रेट एंड स्टिफ होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज आपने करनी है फुट पोजीशन वाइड, शोल्डर लेवल, स्ट्रेट, कोर टाइट, आर्म स्ट्रेट अप, 1 राइट टू लेफ्ट मूव, आर्म स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग, 2 3 4। लूज नहीं रखना, क्योंकि लूज करने से कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो जानी है कि आपको पता नहीं चलना कि मसल कौन सा हिट कर रहा है। ओके, आर्म स्ट्रेट एंड स्टिफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन स्विच करना आपने दूसरी साइड, सेम। ये अभी 1 सर्किट में बता रहा हूं, विदाउट ब्रेक आपने करने। फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने आपको बताई स्ट्रेट, देन राइट एंड लेफ्ट 10 ईच साइड। उसके बाद इसी पोजीशन में आपने रहना है, और मॉर्निंग क्रंचेस इसको कहते हैं। आर्म्स स्ट्रेट, हैंड पोजीशन टाइट, अप देन डाउन, 1 2। जब आपने नीचे जाना है सांस निकालनी, ब्रीथ आउट करना है। जब आपने ऊपर आना है ब्रीथ इन करना है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
3 एक्सरसाइजेज विदाउट ब्रेक। 1 आपने स्विच करना है, फिर सेकंड, फिर स्विच करना आपने थर्ड पे। अब उसके बाद राइट टू लेफ्ट आपने टच करना है। फुट पोजीशन वाइड आपने करने हैं, जितना आप मैक्सिमम इजी आप कर सकते हो। राइट टू लेफ्ट स्लो मोशन में। 1, ओके, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ईच साइड आपने करना है। स्विच किया, फर्स्ट एक्सरसाइज, देन सेकंड, देन थर्ड। नाउ इस सर्किट में आपने शोल्डर लेवल पोजीशन स्ट्रेट, कंसंट्रेशन आपने कंप्लीट करनी है, सिर्फ रेपिटेशन फॉर्मेलिटी आपने पूरी नहीं करनी। स्ट्रेट पोजीशन। ठीक है जी, रहमान अब्बास हमारे साथ मौजूद है। रहमान, आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल का जिक्र करते हैं जो कम होने के बजाय जनाब बढ़ते ही जा रहे हैं। और लाहौर को बागों का शहर कहा जाता है और उसकी वजह है उस शहर की खूबसूरती। और जब भी कोई त्यौहार आता है तो शहरियों की कोशिश होती है कि उनका शहर और भी साफ सुथरा दिखाई दे। और ईद उल अजहा की आमद है, 2 दिन ही बाकी रह चुके हैं और शहरियों के मसाइल जू के तू दिखाई दे रहे हैं। और गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश से मवेशी मंडियों का बुरा हाल हो चुका है। मवेशी मंडियों में कीचड़ और पानी जमा होने से शहरी और व्यापारी दोनों ही शदीद मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ा है। एक जानिब मवेशी मंडियों में नाकिस इंतजामात के बायस व्यापारियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि शहर में कायम गैर कानूनी मंडियों ने शहरियों का जीना मुहाल कर रखा है। शहर में सफाई सुथराई की बात की जाए तो गली मोहल्लों में कुर्बानी के जानवरों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से सफाई कंपनी का काम कई गुना बढ़ जाता है। और उसके साथ साथ शहर में गिरा फरोशों ने डेरे डाल रखे हैं। सब्ज मसाला जात समेत जरूरियात रोजमर्रा की अशिया की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी हैं ईद से पहले ही। और दूसरी बात जनाब, नान बाई एसोसिएशन की जानिब से ईद से पहले रोटी और नान की कीमतों में इजाफे का मुतालिबा किया जा रहा है और मुतालिबात मंजूर ना होने की सूरत में हड़ताल की धमकी भी दे दी गई है। तो लाहौरियों को दरपेश इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए इंतजामिया की जानिब से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डीसी लाहौर हैं उमर शेर चट्टा साहब हैं और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर ने। सर, आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। इमरान, आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। सर, बहुत सी मसाइल हैं लाहौर के, तो वैसे ही बहुत मसाइल हैं, लेकिन उनमें से कुछ गिने चुने मसाइल हैं जिन पर आज हमने डिस्कशन करनी है। सबसे पहले मंडियों की सूरत हाल के हवाले से हमें बता दें कि क्या क्या इकदाम किए गए हैं। और जिस तरह मानसून का सिलसिला शुरू हो चुका है, कल हल्की सी या थोड़ी सी बारिश बरसी जिसकी वजह से पानी जमा हो गया, कीचड़ वहाँ पर हो गया और व्यापारी भी परेशान है और ख़रीदार भी परेशान है। लाहौर बड़ा प्रिविलेज शहर है और इनके शहरियों की ख़ास मराद का ख्याल रखते हुए हमने 13 मवेशी मंडियों का अरेंजमेंट किया है। आप देखें कि शाहपुर कांचना वाली मंडी तो राउंड द ईयर रहती है, उसके अलावा 12 हमने ख़ास मुकामात अपने पेरी अर्बन एरिया में रखे हैं। अच्छा। जिधर वसी पार्किंग की सहूलत मौजूद है, सारी रात उधर लाइटिंग अरेंजमेंट रहते हैं। व्यापारियों के लिए फ्री सर्विसेज हैं कि जब वो आते हैं उन्हें कोई टिकट नहीं देनी पड़ती, अपनी माल मवेशी बेचने पे कोई टैक्स अदा नहीं करना पड़ता, तमाम सर्विस चार्जेस से मुबर्रा हैं और प्योरली ये हमारे जो बड़ी ईद पे ज़बा करने वाले जानवर अवाम की सहूलत और व्यापारियों की सहूलत के लिए लगाई हैं। ये पंजाब का सबसे बड़ा शहर भी है, मगर नो डाउट के 13 मंडियाँ बहुत ज़्यादा हैं। ये पिछले साल से 2 मंडियाँ हमने जायद लगाई हैं। आप बरकी रोड पे जाएं, हमारी नई मंडी लगी है, पाइन एवेन्यू पे लगी हुई है, LDS सिटी में लगी हुई है, सगिया में लगी हुई हैं, रावी टाउन में लगी हुई हैं, LD एवेन्यू 1 में लगी हुई हैं। तो उन तमाम पे हमने इनकी सहूलियात आप देखें तो मेडिकल कैंप्स लगे हुए हैं, लाइफ स्टॉक के कैंप्स लगे हुए हैं। कोई बीमार जानवर आता है, कोई
इन्फेक्टेड आता है, लंपी स्किन डिजीज से कोई गाय आती है, उसको स्क्रीन आउट किया जाता है ताकि वो बीमारी भी आगे ना फैलाए और हमारे शहर के सारिफ कोई गलत जानवर भी ना, बीमार जानवर भी खरीद कर ना लेके जाएं। उन पर स्प्रे किया जाता है, उनका वैक्सीनेशन कार्ड बनाया जाता है, मास्क प्रोवाइड करने के लिए हेल्थ की टीम्स उधर मौजूद हैं, वासा की टीम्स हैं, पुलिस की उधर डिप्लॉयमेंट है कि किसी के साथ फ्रॉड ना हो, जेब कतरे या कोई आपकी चीज़ कोई लूट मार ना हो, कोई झगड़ा उधर ना हो। तो ये तमाम गवर्नमेंट ने जो इंतजाम किए हैं उसके साथ ओवर एंड अबव ये सर्विसेज दी गई हैं कि अगर आपने मवेशी खरीदने जाना है तो हर मंडी के लिए एक स्पेशल रूट चलाया गया है। आपने बरकी जाना है तो आपको पता है कि इस जगह से आपका रूट उधर तक चलेगा, मजंग से सगियां को रूट चलेगा, लोअर माल से ठोकर से आपका शाहपुर, कांचरा और रावंड वाली साइड पे जो हमारी 4 मंडियां हैं उस साइड पे शटल बस सर्विस चलेगी। तो बेस्ट नया एडिशन किया गया है और खुशखबरी है लोगों के लिए कि चले उन्हें थोड़ा सा तो टाइम उनका बचेगा और पैसे भी शायद बच जाएंगे थोड़े से उनके, लेकिन महंगाई बड़ी बढ़ती जा रही है। और दूसरा ये तो मंडियों की बात की है, जो गैर कानूनी मंडियां लगी हुई है सर, उनका क्या करेंगे? उनका कोई हल ढूंढा आप लोगों ने? जगह जगह पे है गैर कानूनी मंडी, आप उसे नहीं कह सकते। लोग 2-2, 4-4 जानवर लेके मंडी से निकलते हैं और वो 2-2, 4-4 तो नहीं वो इस तरह करके अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं कि जैसे वो प्राइवेट बायर हैं और वो अपने महल्ले या गली में लेके जा रहे हैं। अच्छा। तो उनको इलीगल मंडी को ख़त्म करने के लिए पहले हम म्यूनसिपल सर्विसेज हमारे रेगुलेशन विंग के ज़रिए इन्फोर्स कर रहे थे। अब हमने हुकूमत पंजाब से रिक्वेस्ट करके दफ़ा 144 का नफाज कराया है कि इन 13 मंडियों के अलावा अगर कोई मंडी लगाता है तो वो काबिल दस्तंदाजी पुलिस होगा, उसको कोई भी थाना उस पर कार्रवाई कर सकता है। और अब 4 दिन पीछे रह गए हैं तो दिन और रात उस पर इन्फोर्समेंट हो रही है जी। ठीक है, उस पर इन्फोर्समेंट हो रही है, लेकिन इमरान मैं तो हर जगह देख रही हूँ कि गैर कानूनी मंडियाँ लगी हुई हैं और 2-2 बकरे या 2-2 चीज़ें लेकर नहीं फिर रहे होते, पूरी झुमकट्टा बना हुआ होता है और वहाँ पे जानवर भी दिखाई दे रहे होते हैं। मुनीबा बहुत शुक्रिया आपका। देखें आपके प्रोग्राम में ना सुबह सुबह जो है वो मसाइल जब आते हैं तो हमने चूँकि आगे भी सारा दिन फेस करना है और शहर की आवाज़ उठानी है, शहरियों की बातें करनी है, तो मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि शहर में जो मंडियाँ हैं ये गवर्नमेंट का शहरियों के साथ और जो आने वाले व्यापारी हैं उनके जानवरों को फ्री टैक्स जो मंडी दी जाती है, शामियाने दिए जाते हैं, रात के वक्त लाइटिंग दी जाती है, ये बहुत बड़ी सहूलत है। सबसे बड़ी बात है आप अपने शहर से जब बाहर निकलते हैं तो ऐसी सहूलतें वैसे नहीं मिलती हैं। अब मसला ये है कि ये आर्जी मंडी है। शाहपुर कांजरा एक पूरा साल लगने वाली मंडी है, वहाँ पे सीवरेज का निज़ाम बेहतर है, वहाँ पे तमाम चीज़ें जो हैं वो बेहतर है, मगर चूँकि रश बढ़ जाता है और एक टाइम में 2-2, 2.5 लाख जानवर जो है वो तकरीबन 2 एकड़ 1 एकड़ ज़मीन पर पड़ा हो और वहाँ पे व्यापारी भी हों, खरीदो फरोख्त करने वाले शहरी भी हों और तमाम तरह साथ मसाइल भी चल रहे हों और मानसून में मंडियाँ, यानी कि ये वो स्पेल जा रहा है मानसून का जिसमें सबसे ज़्यादा बारिशें होती हैं। अब ये इत्तेफाक से दूसरा साल है कि बड़ी ईद जो है, पहले छोटी ईद भी मानसून में आ रही थी, अब छोटी ईद उस स्पेल से निकल चुकी है, अब बड़ी ईद जो है इस स्पेल में आ रही है। अब 10 जो रोज़ हैं ये भी दुआएं कर रहे होते हैं, इनसे ज़्यादा दुआएं जो हैं वासा वाले कर रहे होते हैं कि बारिश हो और पानी जमा ना हो। हालांकि पानी होना है और जो SOPs हैं, स्टैंडर्ड टाइम है वो है 2 घंटे 2.5 घंटे, बारिश के 2.5 घंटे बाद पानी खत्म हो जाएगा। अब मसला ये है कि मसाइल तो हैं शहर में क्योंकि प्लान नहीं होगा शहर तो मसाइल आएंगे। मसाइल के लिए जो इंतज़ामिया है वो इतनी भागदौड़ भी करती रहेगी ना। अब एक दीवार है, आगे सब कुछ बंद है, तो कैसे वो दीवार को हटाए, कैसे वो चीज़ें निकाले वहाँ से, क्योंकि प्लान नहीं है। अब जो मंडियाँ लगाई गई हैं, मंडियों में हर साल जो है यही सिस्टम चलता है क्योंकि ये 10-15 दिन के लिए मंडी लगाई जाती है जिसके ऊपर लाखों नहीं करोड़ रुपए लगाए जाते हैं और ये एकड़ों ज़मीन को जो है वो कॉर्डन ऑफ किया जाता है और बाकायदा पुलिस का इंतजाम किया जाता है। लाइव स्टॉक 13-14 महकमे जो इस मंडी को फोकस कर रहे होते हैं और इनको बाकायदा रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो सूरत हाल को देखा जाता है और महंगे जानवर जो हैं वो ज़्यादातर लोगों को परेशानी का बाइस बन जाते हैं। वो इसलिए कि एक तो मसाइल हैं और ऊपर से जब किसी के पास भी जाते हैं कहते लाख रुपया, 1.25 लाख, यानी कि 50,000 60-70 हज़ार की बात ही कोई नहीं करता। इस वजह से भी ज़्यादा चीज़ें देखने में आ रही हैं। मगर मकसद ये कहने का है कि अगर लाहौर के 12 जो मंडियाँ लगी हुई हैं, 13वीं मंडी शाहपुर कांजरा है, तो वहाँ पे जो इंतज़ामात हैं
वहाँ पे जो मसाइल हैं। तो ये इमरान हर साल यही जो 12 मंडियाँ लगती हैं आरजी, ये हर साल इसी तरह के इंतजाम होते हैं? अब बिल्कुल वो इसलिए कि आरजी मंडी होती हैं। ये आप जरा ईद से एक दिन बाद जाए, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ठीक, जब होगा कुछ नहीं तो जिसने भी करना है उसने 15 दिन के लिए इम्प्रूवमेंट नहीं नजर आती है आपको? हाँ, ये इम्प्रूवमेंट इस तरह होनी चाहिए, जो वॉशरूम होने चाहिए। हाँ जी। वो फौरी तौर पर आरजी नहीं बनने चाहिए। इनके पास पहले ही जो है वो अब मॉडल भी आ चुके हुए हैं, वो तैयारशुदा वॉशरूम मौजूद होने चाहिए। अच्छा। मगर चूंकि गवर्नमेंट के पास एक बहुत बड़ा हल होता है कि गवर्नमेंट खुद से नहीं कोई चीज़ बनाती, वो आउटसोर्स कर देती है। तो ये आउटसोर्स के ऊपर जो होता है वो अगले बंदे के ऊपर, थर्ड पार्टी के ऊपर आ जाता है कि वो कैसा काम करता है, किस तरह से करता है। सर मेरे ख्याल से कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे बताइए। मतलब ये 12 जो मंडियां, ये तो आर्जी तौर पर हर साल हमें पता है कि उसी जगह पे लगनी है, तो जो हर साल हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो अच्छा नहीं है कि एक ही दफा उनको हल कर लिया जाए और अगले साल उसका ना सामना करना पड़े? मैडम, मवेशी मंडी का स्ट्रक्चर परमानेंटली सारा साल नहीं लगाया जा सकता और हर साल उसकी लोकेशन भी चेंज होती है। अच्छा। ये प्राइवेट लैंड होती है। हम DHA 9 में पिछली दफ़ा लगाते थे, अब उधर उस जगह पे रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, हम उससे आगे बरकी रोड पे किसी जगह पे चले गए। उससे आगे फिर आपको मतलब कि हम अनइनहेबिटेड एक पैच ऑफ लैंड लेते हैं जिस पे अभी आबादी नहीं है और उस पे मवेशी मंडी आरजी लगाते हैं। मे भी अगले साल तक हमें कोई 500 मीटर 1 किलोमीटर उससे आगे जाना पड़े। तो अगर हम शहर के अंदर ले आएंगे तो लोगों के लिए मसाइल बनेंगे। तो वो ऑल्दो एक एक जानवर करके लोग अपने घर 2-2 4-4 जानवर करके लेके आ रहे हैं, तो ये डिफ़िकल्ट टाइम होता है। हमारे प्री ईद अरेंजमेंट जो हैं उनका आगाज़ हो चुका है। हम तमाम कब्रिस्तानों की सफाई करा रहे हैं लोकल गवर्नमेंट के ज़रिए, LWMC के ज़रिए। हम तमाम ईदगाहों, मस्बा गाहों के अरेंजमेंट्स फाइनलाइज कर रहे हैं। शहर की 274 यूनियन काउंसिल हैं, हर यूनियन काउंसिल में LWMC अपना कैंप लगा रही है। लोगों में तकरीबन 19-20 लाख घर हैं और उतने ही हमने पैकेट्स बनवाए हैं, वेस्ट बैग्स बनवाए हैं। उनकी डिस्ट्रीब्यूशन 3 डेज बिफोर ईद स्टार्ट हो जाएगी और वो हर यूनियन काउंसिल में हम कोशिश करेंगे कि डोर टू डोर लोगों को मुहैया करें, ताकि लोग जब अपनी अलाइशें कुर्बानी की हैं वो उसमें पैक करें। और आपके ज़रिए मैं उन्हें मैसेज देना चाहूँगा कि वो अपनी अलाइशें नज़दीक जो हमारा बिन है, जो कलेक्शन पॉइंट है, उधर तक छोड़ के आए, ना कि अपने गली मोहल्ले या किसी खाली प्लॉट में फेंक दें। तो ये बहुत बड़ी सहूलत होगी और बहुत बड़ा एक सिस्टम है। तकरीबन 9000 लोग पुलिस के सिक्योरिटी पे डिप्लॉय होंगे चांद रात से अगले 3 दिन के लिए। फिर ईद के जो बड़ी ईद का ऑपरेशन है वो तो पिछले 10 दिन से चल रहा है LWMC का, एक कैंपेन ज़ीरो वेस्ट करने की। बिल्कुल, MCL के तमाम लोग इन 13 मंडियों पर लगे हुए हैं। ठीक है। हम प्राइस कंट्रोल के हवाले से तमाम अपने लोगों को एक्टिव किए हुए हैं और जो हमारी होलसेल मार्केट्स है उनको उनकी स्टेबिलिटी से लेके तो जो रिटेलर है उस चेन तक अपनी हमारी तमाम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं। जो इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन जितना मिनिमाइज किया जा सकता है उतना वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सर नज़र तो नहीं आ रहा, ईद से पहले लोगों को रिलीफ दिया जाता है, अशिया सस्ती की जाती है, लेकिन यहाँ पर दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। हम रोज़ाना की बुनियाद पर बीपर लेते हैं बराह रास्त, सब्जियाँ महंगी हो रही होती हैं, जो सब्ज़ मसाला जात हैं, जो ये ईद पर जो लोगों ने घर में बारबेक्यू या बाकी चीज़ें, खुश्क मसाला जात भी जो है वो महंगे होते जा रहे हैं और दिन ब दिन उनके कीमतों में इजाफा हो रहा है। तो कहाँ पर ये हो रही है? गिरा फरोशी तो बढ़ती जा रही है। आप देखें, हमने प्याज और टमाटर की तमाम अपने होलसेल डीलर्स और 5 हमारी जो सब्ज़ी मंडियाँ हैं उसमें सप्लाई इतनी रखी है और एक हमने उसका सीलिंग प्राइस रखी है कि 100 रुपए किलो से ऊपर ये चीज़ ना जाए। ठीक है। और 80-90 के दरमियान वो वेरी कर रहा है और हमारी पूरी कोशिश है कि हम उसे ईद से बाद तक भी 100 रुपए से नीचे रखेंगे। सबसे ज़्यादा गोश्त के साथ जो है वो टमाटर और प्याज और इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, तो इस चीज़ का गवर्नमेंट को मुकम्मल इदराक है। हमारे 58 लोग हैं जो कि होलसेल मार्केट से मंडियों से लेके तो रिटेलर्स तक दिन और रात काम कर रहे हैं। ये तो हम इमरान ही बताएंगे। इमरान, आपको भी ऐसी सूरत हाल लगती है मार्केट में कि लोग तो दुहाई दे रहे हैं कि महंगाई इतनी है, हम ओपन मार्केट में चले जाए वहाँ पर भी जीना मुहाल हुआ है? देखिए मुनीबा, सबसे पहले तो घबराना नहीं है। ठीक है। अच्छा, मकसद ये कहने का है कि
डीसी साहब को भी बुलाने का मकसद यही होता है कि हम निशानदेही करें, हाँ जी, और जो शहरियों की आवाज़ है वो इन तक पहुँचा दें। अब इनका मौक़िफ़ भी सामने आ जाता है कि ये इस तरह से हम कर रहे हैं। मकसद ये है कि जब हमने अभी बाहर निकलना है तो कोई भी चीज़ जो है वो रेट्स पे नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसे। आजकल तो कोई बंदा भूल जाए कि सामने रेट लिस्ट लगी हुई है तो उसके मुताबिक कोई बेचता है, अगर वो मिलेगी भी तो उसको तो बिल्कुल थर्ड क्लास किस्म की मिलेगी। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि इन्होंने अपनी कार्रवाइयाँ करनी है, रोज़ाना ग्राम फरोशों के खिलाफ पर्चे भी देने हैं, काम ये कर रहे हैं। इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है कि ये क्या आगे से करें, यानी कि इतनी महंगाई है, जब आपको 250 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन अखराजात बढ़ जाएंगे, हर चीज़ महंगी होगी, उससे यही होगा ना कि दुकानदार को पता है कि ये स्टेट है, इसके सामने मैंने चीज़ 2 घंटे तक महंगी नहीं बेचनी। उसने जैसे उस इलाके से गायब होने दोबारा उसने काम शुरू कर, क्योंकि उसने तो अपनी दुकान 13-14 घंटे तो खोलनी है, लाजमी रात 9 बजे तक खुली रहनी है। अब मकसद ये कहने का कि यहाँ तो हम इनके साथ टाइम डिसाइड कर लें कि आपका हम स्टेट कब जाएगा, ठीक है, उस दौरान हम चले जाएं ताकि चीज़ें तो सस्ती नजर आए। अगर नहीं टाइम डिसाइड तो कैसे हम यानी कि ये कैसे कह सकते हैं हम कि ये चीज़ें सस्ती बिकवा रहे हैं, और हम कैसे कह सकते हैं कि ये चीज़ें महंगी नहीं बिक रही, क्योंकि वो तो महंगी बिकती हैं। जब हमने जाना है तो हमने दुकानदार से थोड़ी पूछना, हमने तो जो ग्राहक आया होता है उससे पूछते हैं कि भाई ये कितने की मिली है। और मेरा नहीं ख्याल कि जब भी मैं गया हूँ तो किसी ग्राहक ने कहा हो कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी ग्राहक ने आगे से कहा हो कि सस्ती बिक रही है, हर कोई यही कहता है कि महंगी बिक रही है। और वजह यही होती है कि उस जो दुकानदार है उसने भी महंगी ही खरीदी होती है, वो सस्ती मिलेगी तो वो सस्ती बेचेगा। जैसे कि नान रोटी आपके सामने है, वो कहते हैं हमें फाइन आटा महंगा मिलता है तो हम किस तरह सस्ता बेच दें। अभी कल भी उन्होंने कोई एहतजाज वगैरह की, हम सड़क पे आए और उसके बाद देखते हैं धमकी दे दी है उन्होंने। आज सब उनको क्या कहते हैं कि यार जरा नहीं 4-5 दिन और होल्ड करो, ठीक है, ये नहीं कह सकते कि आपको हम ये कर देंगे, वो 10,000 टन दूर है, बंद हो गया तो एकदम जो है वो मुसीबत पड़ जाएगी। और ईद पे फिर लोग क्या करेंगे, तो उन्होंने तो धमकी दे दी है सर कि अगर नान जो है वो ना, या कीमतें जो है नान रोटी की ना बढ़ाएगी तो हम तो फिर बंद कर देंगे। रोटी की कीमत पे वो हमारे साथ मुत्तफिक हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो सब्सिडाइज्ड आटा दे रही है 980 रुपए का 20 kg और 490 रुपए का 10 kg, सारे शहर में लोग डोमेस्टिक और कमर्शियल आटा हमारा सब्सिडाइज्ड यूज़ कर रहे हैं। तो जब वो तकरीबन 1000 रुपए का उन्हें 20 kg मिलता है तो उन्हें 10 रुपए की रोटी बेचने पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने पड़ते। आटे जो फाइन आटा है जिससे वो सफ़ेद रोटी बनाते हैं, खमीरी रोटी और नान, उसमें उनके और हमारे मुज़ाकरात और उसकी कीमत की कैलकुलेशन हम देख रहे हैं। ऑलरेडी लाहौर में बिग सिटी है और इधर बिज़नेस की कॉस्ट ज़्यादा है, इस चीज़ को मलूज़े खातिर रखते हुए हमने उनको कुछ मार्जिन दिया हुआ है, क्योंकि अगर आप दूसरे शहरों में देखें तो शेखुपुरा और गुजरांवाला में जो रोटी और नान है उससे ऑलरेडी 1 रुपया हम उन्हें प्रॉफिट ज़्यादा देते हैं। लाहौर में तो मैंने सारिफ वाली साइड भी देखनी है और मैन्युफैक्चरर वाली साइड भी देखनी है, तो इंशाल्लाह हम बैलेंस्ड किस्म की अप्रोच ही रखेंगे। ये ना हो कि जो हमारे देखने वाले हैं, जो लाहौरी हैं, उन्हें ईद पे नान 20 रुपए का और जो रोटी है वो 15 रुपए की ही मिले। नहीं, धमकी तो यही मिली है वैसे, उन्हें 10 और 15 की मिलेगी। अच्छा, ये चले देखते हैं। नान जो है वो थोड़ा सा महंगा बिक रहा है, उसकी शिकायतें आती हैं। 18 रुपए का बिक रहा है, हर जगह बिक रहा है रोटी, वो क्योंकि 400 जो है 80 रुपए का थैला जो है वो उनको मिल रहा है, और नहीं 980 रुपए का थैला जो है उनको मिल रहा है, तो उस वजह से वो रोटी सस्ती बेच रहे हैं। मगर उनका असल में अभी भी जो स्टैंड है वो नान के ऊपर है कि नान हमें महंगा पड़ रहा है, गैस के बिल हैं, बिजली महंगी हो गई है, में लोग खड़े होते हैं, उनकी जो तनख्वाहें हैं, बिजली है महंगी, क्योंकि हर चीज़ उनके साथ जो है वो कहते हैं सब्सिडाइज करते हैं, ये भी आटा बना, मगर अब वो आटा सब्सिडाइज किया, फिर वो कहेंगे गैस पे सब्सिडाइज दें, बिजली पे सब्सिडाइज दें, तो गवर्नमेंट जो है वो कल देखिए अभी 100 रुपये जो है वो 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को, अब गवर्नमेंट हल्का चल रही है, मगर जब इनको वक्त मिलेगा तब भी होगा। मगर मनीबा बिलीव करें कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बहुत महंगाई हो चुकी है, वो चीखें जो है ना निकलनी शुरू हो गई हुई हैं, और अगर हमारे निकलने नहीं शुरू होगी इमरान, निकल रही है हमारा ये हाल है, तो जो बंदा 25-30 हज़ार रुपया लेकर जा रहा है घर में, वो तो बिल्कुल ही ना बुकेगा मैं कहाँ फंस गया हूँ। बिल्कुल। तो जो पेट्रोल वाला है वो रोजाना कैलकुलेट करता है कि मैंने यहाँ से यहाँ जाना और उसके बाद आगे नहीं हिलना, यानी कि इस सूरत हाल में बहुत मुश्किलात का शिकार हैं लोग, और उनके लिए मेरा ख्याल था कि इस बड़ी ईद पे जो है वो हुकूमत पंजाब कोई सब्सिडाइज करेगी कीमतों पे,
या जिस तरह आटे पे किया है, चीनी पे कर देते, घी पे कर देते, कोई इस तरह से जिस तरह रमजान पैकेज आता है वो कुछ ना कुछ तो मिल जाता है ना लोगों को, मगर ऐसी कोई अभी तक चीज सामने नहीं आई है। इसमें देखिए टमाटर और प्याज और नींबू, ये तो आउट ऑफ केरले की कंट्रोल है। तो ये भी हो सकता है कि ईद वाले दिन या ईद से एक दिन पहले जो है ये 500 की छलांग लगाएं, बिल्कुल सेंचुरी मारें। तो इससे पहले जो है कि ये सेंचुरी मारें, ये तो हुकूमत के पास ही ये सारी चीज़ें होती हैं, मंडियों के पास ही होती हैं, तो इनको पहले से होल्ड कर लिया जाए ताकि ये चीज़ें जो हैं ईद पर जो हैं, क्योंकि 3 दिन छुट्टी होती है, मार्केट भी बंद है, मंडियाँ भी बंद होती हैं, हर चीज़ बंद होती है, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो फिर कम हो जाती हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीद लेते हैं, या वो बड़े बड़े स्टोर से भी खरीद लेते हैं, क्योंकि घर में आपको पता है हर घर में 3-3 दफ़ा बारबेक्यू चल रहा होता है, तो वो इसी सूरत हाल में इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है। लेकिन मैं सर से ये पूछना चाहूँगी आपके वाला क्वेश्चन कि इस दफ़ा आप क्या कुर्बानी में क्या कर रहे हैं? आपको लगता है कि जानवर महंगे, लोग तो कह रहे हैं कि जानवर बड़े महंगे हो गए, बकरे की इंशाल्लाह जी कुर्बानी देंगे। अच्छा। अल्लाह ताला ने इस्तात और तौफीक दी है जी, तो मैंने कुर्बानी खरीद ली है। अच्छा। और एक जो है ना हमने बकरों का एक पेड़ खरीदा है जी, मेरे बच्चे लेके उन्हें खिला रहे हैं। तो ये हमारे लोग भी जानना चाहते हैं, खुद ही खरीदने जाते हैं आप या फिर किस तरह जाते हैं? मंडियों के इंस्पेक्शन पे तो खुद ही जाते हैं, मगर अच्छा। जानवर जो है वो लाइफ स्टॉक से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा आप अपने म्यार पे इसको तोल के चेक करें, तो अपनी तरफ से बेस्ट खरीदा जी। चलिए ठीक हो गया। तो लेकिन अभी भी हम यही कहेंगे कि सर बहुत सारी चीज़ों पे इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। गिरा फरोशी पर अभी भी थोड़े बहुत लूप होल्स हैं जिनको हमें फुलफिल करने की ज़रूरत है, लेकिन इंतज़ामिया अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रही है और हम भी यही चाहते हैं कि हम, आप और इंतज़ामिया मिलकर ये जो तमाम तर मसाइल हैं लाहौर शहर के, इनको कम किया जा सके, इन्हें निपटाया जा सके। DC लाहौर उमर शेर चट्टा साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और इमरान अकबर नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ने भी हमें ज्वाइन किया था। इमरान आपका भी बेहद शुक्रिया। तो ये शहर लाहौर के मसाइल थे जनाब, जिनको हमने डिस्कस किया है कि किस तरह इनको हल किया जा सकता है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। और कुछ बात कर लेते हैं ईद के हवाले से, और ईद की आमद है। और आपको पता है कि ईद पर हमारी ख़ास तौर पर ख़वातीन की तैयारी तो अरूज पर होती है और हर चीज़ हमें परफेक्ट चाहिए होती है। हमारा ड्रेस भी अच्छा होना चाहिए, साथ मैचिंग जूता होना चाहिए और साथ साथ मैचिंग ज्वेलरी होनी चाहिए। ज्वेलरी के बगैर वैसे भी कोई इवेंट हमारा अच्छा ही नहीं लगता। तो ज्वेलरी पे बात करेंगे आज हम कि किस तरह की ज्वेलरी चल रही है। बहुत सी इकसाम है ज्वेलरी की, हमें फ्लावर में भी मिल रही है, हमें एंटीक में भी मिल रही है, हमें हैंडमेड में भी मिल रही है, कुंदन में भी मिल रही है। बहुत सारी इकसाम मैं कहूँगी कि ज्वेलरी की भी मार्केट में आ चुकी हैं। तो कौन से इवेंट पर हमें किस तरह की ज्वेलरी पहननी चाहिए, मिनिमल भी हो और वो एलिगेंट भी लगे, अच्छी भी लगे, ओवर भी ना हो, तो उस पर आज हम बात करेंगे। जनाब रिमशा अल्ताफ ज्वेलरी डिज़ाइनर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। रिमशा आपको वेलकम कहती हूँ। थैंक यू सो मच, आई एम गुड। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। रिमशा, ईद आने वाली है, तो ईद पे क्या ज्वेलरी में क्या क्या नया आ चुका है? जिस तरह हम देखते हैं कि फैशन ट्रेंड्स चेंज होते हैं, ब्यूटी के हवाले से भी, कपड़ों के हवाले से भी, तो ज्वेलरी में भी चेंज होती है। हाँ, ऑब्वियसली बात है, डिमांड आपकी बढ़ती है। जिस तरह से ईद का है, आपका वेडिंग सीजन है, तो ये डिफरेंट कैटेगरी होती है। समर्स में लाइट सी और थोड़ी हैवी चंक्स नहीं पहनते, लेकिन ईद पर भी डिमांड करते हैं कि थोड़े हैवी भी हो जाएं, लेकिन उसमें स्टोन ज़्यादा ऐड हों। और फिर जब जिस तरह वेडिंग का होता है तो वो ज़्यादा कहते हैं कि नहीं, ज़्यादा स्टोन कम हो लेकिन ज़्यादा गोल्ड में चला जाए और ये चीज़ें चली जाएं। तो लोग, कस्टमर की और डिमांड जो है वो इवेंट के अकॉर्डिंगली डिफरेंट हो जाती है। और जिस तरह से आजकल पीक पर है, आजकल मुझे लगता है कि फैशन में कपड़े और ज्वेलरी और इसके अलावा तो और कोई दूसरा तीसरा टॉपिक होता ही नहीं है। विंटर हो, समर्स हो, बस यही होता है कि न्यू कलेक्शन कौन सी है, ये कलेक्शन कौन सी है। तो इसलिए आपको 24/7 आपको इनके साथ इन टच रहना पड़ता है, हर चीज को अप टू डेट रहना पड़ता है। एग्जैक्टली। तो क्या क्या नया आया है, कौन सी ज्वेलरी ज्यादा डिमांडिंग में है? मुझे जो आजकल ज्यादा है वो कस्टमर्स को होता है कि स्टोन्स में थोड़ा ज्यादा चले जाए, क्योंकि समर्स हैं। तो उनको पेस्टल कलर्स, ग्रीन, पिंक, व्हाइट में ज्यादा होता है। और अब जिस तरह से ईद है तो वो कहते हैं थोड़े हैवी टाइप के हो जाएं,
सिर्फ शलवार कमीज पहननी है, क्योंकि अब ऑब्वियसली बात है बाहर समर्स है तो गर्मी भी है और सारी की सारी ये चीज़ें हैं, तो उनके साथ साथ फिर हमें उसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करनी पड़ती है कि कस्टमर फ्रेंडली भी हो और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो और चीज़ों को मतलब लाइट वेट हो कि कस्टमर को थोड़ा ये ना हो, हसल ना हो कि पहनना है हैवी है, ये चीज़ें सब कुछ है। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर चीज़ें जो है डिज़ाइन होती हैं और फिर उसके अलावा मैन्युफैक्चर होती हैं और फिर डिज़ाइन होते हैं। जिस तरह मेरे ये वाले जो चंक्स हैं इसकी डिमांड में थे, मैंने अपने ये मेरे डिज़ाइंस हैं ओके, जिस तरह इसमें टूरमिलिन ग्रीन कलर का ऐड किया हुआ ठीक है और इसके साथ साथ लीफ और इसके साथ ये चीज़ें ऐड की हुई हैं, तो ये कस्टमर्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि किसी ने अगर कैजुअल भी जाना है, किसी लंच पर जाना है, डिनर पर जाना है, तो इसको हाँ ऑब्वियसली बात है कैजुअली पहन सकता है, वेयर कर सकता है। उस कैमरे में दिखाएं ताकि हमारे देखने वालों को भी नजर आए। ठीक है, ये कैजुअली भी आप पहन सकते हैं, किसी इवेंट पे जाना है आप तब भी पहन सकते हैं, डिनर पे जाना है, बारबेक्यू पार्टीज जो होनी है हमारी ईद पे उसमें पहन सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, अब 3 दिन तो ईद के हैं ना, तो अब हर किसी ने यही डिमांड करनी है, फर्स्ट डे थोड़ा नॉर्मल हो जाए, सेकंड और थर्ड डे कैजुअल ज्वेलरी की तरफ आना है, तो ये डिमांड में थी, तो इस वजह से ये चीज़ें की। लेकिन जो मतलब कि टारगेट डिफरेंट होता है ना, देखिए जिस तरह हम ये डिफरेंट है तो हमारी डिमांड्स भी डिफरेंट होती हैं। हाँ। अगर हम थोड़ा कर लेते हैं 30 to 50 के अराउंड कर लेते हैं तो उनको थोड़ा सा इस तरह के चंक्स पसंद होते हैं, एलिगेंट में हो जाए, थोड़ा गोल्ड में भी आ जाए और उनका जो है कलर जो कॉम्बिनेशन है उनके वो भी उनका जो है वो पूरे की पूरी डिमांड में उनकी वो आ जाए। तो ये इवन कि मैंने जब ये डिजाइन किया था तो मुझे ये थोड़ा सा लग रहा था कि इतना लोग नहीं लेंगे, हाँ, लेकिन ये जितनी 30 to 50 की एज की हैं तो उन्होंने इसके साथ के पेंडेंट भी बनवा लिए, इयरिंग्स भी बनवा लिए, तो फिर मैंने कहा ठीक है अगर डिमांड में है तो क्यों नहीं मैं इसको और इसको आपने गोल्ड और मरून में लेके गई है, गोल्ड एंड सिल्वर की इसमें मैंने टच दी है कि गोल्ड टाइप का लगे और सब कुछ, और फिर उसके साथ इसमें मैंने मरून कलर का इसके स्टोन्स ऐड ऑन कर दिया है। ठीक है, और आजकल मैं देख भी रही हूँ रमशा के साथ झुमके बहुत बड़े बड़े झुमके चल रहे हैं, अब ना गले में कुछ चल रहा है ना कहीं और, सिर्फ झुमके बड़े बड़े हो गए। हाँ ये भी है, मैंने इसमें से झुमके भी यहाँ पर ये किए हैं मैंने, ये देखें इसमें ब्लैक में थे, इसके मैक्सिमम मैंने कलर्स इसके जितने हो सकते थे इसके मैंने कलर्स ऐड कराए हैं। इसमें रेड में भी था, व्हाइट में भी था, ब्लैक में भी था, तो मुझे ये बड़े मतलब कस्टमाइज आप बनवा सकते हैं। कस्टमाइजेशन तो होती है 100%। अगर हम वेबसाइट पर या अपने इंस्टा पर भी ऑर्डर करते हैं तो कस्टमर को ये चीज़ पसंद आती है कि उनके अकॉर्डिंगली स्टोन चेंज हो रहा है, उनके अकॉर्डिंगली थोड़े से लीफ ऊपर से नीचे हो रहे हैं, तो छोटा साइज हो रहा है, तो उनको ये चीज़ें बड़ी पसंद आती हैं कि हमारी डिमांड के अकॉर्डिंगली चले चीज़ें बन रही हैं सारी की सारी। ठीक है, ऑब्वियसली बात है उनको ये भी पसंद आ जाते हैं, उनकी अपनी थोड़ी सी होती है तो वो फिर 19 to 20 हो सकता है इसमें। ठीक तो इतना कोई इशू नहीं होता। ये भी चल रहे हैं। देन एंटीक की तरफ हम लोग बहुत ज्यादा गए हैं। एंटीक की तरफ ये होता है कि हर किसी को अब कंटेम्प्रेरी टाइप का पसंद होता है कि कंटेम्प्रेरी चला जाए, क्योंकि अब समर्स में आपको पता है पेस्टल कलर्स चल रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि कंटेम्प्रेरी टाइप चंक हो जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा इन्हांस हो जाए, हमारे कलर थोड़ा से हो जाए, हमारा फेस पैलेट जो है वो थोड़ी सी इन्हांस हो जाए। मैंने अपने ये वाले जो चोकर है ये कंटेम्प्रेरी टाइप का मैंने उसमें किया है और ये बहुत लाइट वेट है। वेरी नाइस। तुम पकड़ के देखो, इसका इतना लाइट वेट है कि कोई इसका वेट नहीं है। आप अगर इसको गले में पहनेंगे भी तो इतना आपको इतना वो फील पता नहीं चलेगा कि आपने हैवी नहीं लगेगा ज्यादा। ये होता है कि हम लोगों ने पहने हो, वो चाहे कानों में पहने हो, गले में पहने हो, तो वो इरिटेशन शुरू हो जाती है कि हम लोग इतना हैवी नहीं ज्वेलरी पहन सकते हैं। तो ये बहुत लाइट वेट है। ये तुमने कैरी किया, तुम देखो इसका कोई वेट तो नहीं है। हाँ, बहुत खूबसूरत सा उन्होंने बनाया हुआ है। ये लीव्स हैं और अंदर जो है वो हैंडमेड है। ये हैंडमेड है, ये सारा हैंडमेड है। ठीक है, और इसकी डिमांड आई है? हाँ, इसकी भी बहुत डिमांड है। इसकी इयरिंग्स भी बिल्कुल इस तरह के हैं, ये गोल्ड स्टाइल में लग रहा है, तो इस वजह से इसकी डिमांड तो मुझे ये था कि चलो अच्छा गर्ल्स होंगी सब कुछ है, लेकिन मैंने देखा है कि जो ट्रेंड का एक्चुअल में मज़ा आता है वो ज़्यादा जो 30 से अबव होती हैं, 35 जो हाउस वाइफ होती हैं, उनको इन चीज़ों का, एक्सपेरिमेंटल चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक होता है। हाँ, मतलब गर्ल्स तो ये होती है ना कि चलो ये ले लिया, एक बेसिक हो जाए, थोड़ा एक कंटेम्प्रेरी हो जाए, बट जो मैंने देखा है जो हाउस वाइफ ज़्यादा होती हैं, जब 40-45 की होती हैं, उनकी डिमांड्स बड़ी मज़े की होती हैं, उनको चीज़ें चाहिए होती हैं कि डिफरेंट हो। उन्होंने
कभी डिनर पर जाना होता है, कभी अपनी गेट टुगेदर पर जाना होता है, सारा कुछ है। तो वो बड़े मुझे उनकी कॉल्स पर बड़ा मज़ा आता है कि वो डिमांड करती हैं कि रमशा इस तरह से करके इयरिंग मेरा थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता ये, तो मैं कहती हूँ हाँ कर देती हूँ, ये कर देती हूँ, वो कर देती हूँ, नहीं ये चीज़ इस तरह से करो, रिंग थोड़ी चंकी सी कर दो, वो बड़ी कर दो, हाँ मेरा थोड़ा पेंडेंट है वो थोड़ा सा लॉन्ग करके नीचे कर दो। तो मुझे बड़ा इस चीज में होता है कि ये ट्रेंड फोकस सबसे ज्यादा ये लोग हैं। लेकिन रमशा मुझे बताइए कि इस तरह के जब चोकर अगर पहने जाएंगे तो लोगों को क्या सजेस्ट करेंगी आपके, उसके साथ जो इयररिंग्स हैं वो किस तरह के होने चाहिए? मैं एक्चुअली में जब चोकर में डिजाइन करती हूँ ना, तो मैं इयररिंग्स लंबे वाले नहीं करती, मैं स्टड्स करती हूँ। बिल्कुल, मतलब कि आपका एक यहाँ से यहाँ तक जो स्टार्ट होता है वो आपका एक जो आपकी एक लुक होती है वो थोड़ा सा ठीक से आ जाए। अगर आपके लंबे इयरिंग्स होंगे साथ ही चोकर होगा, उस चोकर की भी शो खत्म हो जाएगी और इयरिंग्स की भी। हाँ। तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि जिसने चोकर पहना है तो प्लीज उसके लिए वो लंबे या अपने झुमके ना पहने, बल्कि एयर स्टड छोटे वाले कुछ कर लें। लेकिन अगर जिसके साथ लॉन्ग चेन पेंडेंट है, जो आजकल ज्यादा इन भी है, सब कुछ है, तो उसके साथ मैं सजेस्ट करती हूँ कि ठीक है उसके साथ थोड़े लंबे वाले लॉन्ग जो इयरिंग्स पहन सकते हैं। ठीक है जी। ये भी ज्वेलरी पहनने के भी एटिकेट्स होते हैं कि आप अच्छे नजर आए, आपकी जो पूरा अटायर है वो उसके साथ जाता हो। हमारे साथ रमशा अल्ताफ ज्वेलरी डिजाइनर मौजूद है। रमशा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई, और बहुत अच्छी आपकी ज्वेलरी है, डिजाइन बहुत अच्छे हैं, और ईद आने वाली है तो आप लोग भी जनाब फौरन से शॉपिंग कर लें अपनी। तो मुझे अब आपने इजाजत देनी है, जा हाफिज।